हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 पार्ट 2 पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसका नाम है 20 के दांत। 20 के दांत जिसके रचयिता हैं कौन? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी। इनका हम पाठ परिचय पिछली वीडियो में कर चुके थे। इस वीडियो में लेखक परिचय किए थे, इस वीडियो में हम लोग पाठ परिचय करेंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो 20 के दांत। इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। आइए, ये कहानी है, कहानी को हम लोग पढ़ते और समझते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमर इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल, 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपने मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मैम, सेन साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटके ना पाए। एक क्लीनर और सोफर कौन थे? तो ये सेन साहब के नौकर थे। लड़कियों तो पांचों बड़ी सुशील है। लड़की सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। पांचों लड़कियां तो बड़ी सुशील है। 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो सीधी जागती मूरत है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हुआ है। यानी कि मिसेज सेन, यानी कि जो सेन साहब की जो वाइफ है, उन्हें सब सिखाया है क्या करना है क्या नहीं। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि इस बस लड़कियां क्या है, कठपुतली है। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। यानी कि लड़कियां कठपुतली है, इस बात का किन्हें गर्व है? तो उनके माता पिता को, यानी कि सेन साहब को और मिसेज सेन साहब को। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी के तरीक़ाए भी अपने कुछ सिखाना चाहिए। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से घिसककर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अब फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक की है सबसे छोटा है। खोखा नौमुद्दीन बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यही नहीं, एक मिसेज सेन साहब अपने और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगे कि बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा अभी भार व तब जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो वो खोखा से हो सकता था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग से नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग। खोखा कौन था? तो सेन साहब का सबसे छोटा लड़का था। और यह सीमा, रजनी, आलो, सोफली, आरती की कौन थी? तो सेन साहब की पांचों पुत्री थी। कहने के लिए तो सेन साहब का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। यानी खोखा
क्या था, अपने बाप का सेन साहब का बेटा था जो कि इंजीनियर ठहरा, यानी कि वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। अभी से उसे इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं, खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है। कारखाने का बड़ी मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करें, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों पर वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। यानी कहने का मतलब था कि वो खोखा को अभी से इंजीनियर बनाने के लिए उसको ट्रेनिंग देना चाहते थे। एक दिन का वाक्य है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार निवासी थे और दोनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था जो तो खोखा से भी छोटा, पर इस बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन सेन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि आपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रशंस व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर और औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। शोफर कौन था? तो सेन साहब का नौकर था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खमखा मुझे उलझ रही। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सेटे ओठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े श्यानता पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट का आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियां की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट से डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जे में इसको अभी से ही इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है।
सेन साहब खोखा को जमीन पर रख कर अपने दोस्त के साथ, यह कासू और खोखा उसी का नाम था, अपने दोस्त के साथ उनकी कार की ओर ले चले। उन्होंने अपने मित्र की भागाम देखी नहीं, देखते ही तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठा था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर ज़रा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी कुशलता था और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों में बैठकर बातें कर रहे थे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहती, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुष्वत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किराने था और अहाते एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज़ से कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। यानी गिरधर कौन था? तो मदन के पिताजी। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया, वो अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खेलने पड़ने से कुछ झुंझलाकार पीते सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीबी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त को खाल उधेड़ दूँ। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्वाइल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपनी पति की बकबक पर झींक आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी झींक मदन पर उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का हाथ रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियाँ सोने के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेडब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आते बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्दा छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवा की
जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यानी हंस किसे कहा गया है, तो सेन साहब के पुत्र को, कासू को। और कौवा किसे कहा गया है, तो मदन को। यानी कि वो इसके मदन लोग के साथ खेलना चाहता था, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़के को कोई खास उज्र नहीं था, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनको अपनियत प्रतितरता लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अब भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला है भी, लट्टू तेरे, जा अपने बाबा को मोटर पर बैठ। कासू तैस में गया। वह उसकी उम्र नौकर पर अपनी बाहों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कह दे। उसने आव देखा न ताव मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। यानी कि आव देखा न ताव मदन को एक घूंसा मार दिया। कौन मार दिया, तो कासू। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हट कर इस दंड युद्ध को मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहते में यह लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ। उन्होंने न तो अपनी दुर्दमीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहा। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे के आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यह कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इम्तिहान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उससे बड़ा तजुब हुआ। उसके बाबू गरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झलकार कर कहा, अरे भाई, बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजीब होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की उन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। बहुत पिटाने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपनी दांत भींच ली। गिरधर मदन के लिए बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बदला हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन का हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया तो गिरधर उसी बेपरवाह उल्लास और गौरव के साथ बोल उठा जो किसी उसके लिए नौकर निकाल जाने पर मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप, और तूने तो वे खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ हाँ।
यानी वो लड़ाई हुआ था उस टाइम खोखा के कितने दांत तोड़ दिए थे? तो 2 दांत। पार्ट हमारा ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग इसका पार्ट के साथ जो प्रश्न उत्तर है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।